हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन डेप्थ लर्निंग। मैं श्रेयशी और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इस चैनल पे मैं आप लोगों को कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। अभी हम लोग क्लास 11 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर 2 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कवर कर रहे हैं। अकाउंटिंग के जितने भी अजम्पशंस है, प्रिंसिपल है, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में जानेंगे। इसमें हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मीनिंग, उसका नीड क्या है, एडवांटेजेस और बेनिफिट क्या क्या है एंड लिमिटेशंस के बारे में डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करती हूँ आज का लेक्चर। हमारा फर्स्ट स्लाइड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मीनिंग के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पहले हम लोग जान लेते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जरूरत क्यों पड़ा। पहले क्या होता था, सारे बिजनेस छोटे छोटे लेवल पे होते थे, रीजनल लेवल पे और मैक्स टू मैक्स नेशनल लेवल पे। लेकिन जैसे बिजनेस का दायरा बढ़ा, उनका ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो एक रिक्वायरमेंट अराइज हुआ कि ये सारे जो कंपनीज है, इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो इजीली सबको अंडरस्टैंडेबल हो। जो अलग अलग कंट्रीज के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स है, उनको वो अच्छे से बिना किसी हैजर्ड के समझ जाए। हम लोग किसी भी चीज को रिलायबल कब मानते हैं, जब वो किसी भी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। तो इसीलिए ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है, इनको रिलायबल बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इवॉल्व हुआ। सो मीनिंग में बताया जा रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी द्वारा डेवलप किया जाता है, या तो वो गवर्नमेंट हो या रेगुलेटरी बॉडी हो, जो सारे रूल्स पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्म रहे, डेफिनिट रहे और सब कोई इसे एक्सेप्ट करे। इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क्स एंड नॉर्म्स टू बी फॉलोड इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसमें जो रूल्स फॉलो किया जाता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो रूल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि उन कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल हो। लेट्स सपोज हमारे कंट्री की कंपनी है हिमालय। ये कंपनी क्या करती है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, शैम्पू, सोप्स, ब्यूटी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा। पहले तो ये कंपनी नेशनल लेवल पे ही थी, तो ये अपने हिसाब से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती थी। अब इसका क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन हुआ। अब ये हिमालय कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी बन गई। इसने अपना प्लांट अमेरिका में भी ओपन किया। इंडिया में ये हिमालय कंपनी जिस फॉर्मेट में अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही थी, वही फॉर्मेट में अगर अमेरिका में भी बनाए, तो क्या वहाँ का गवर्नमेंट उसे अलाउ करेगा? वहाँ के पब्लिक को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के समझ आएगा? बिल्कुल नहीं समझ आएगा, क्योंकि ये तो इंडिया के हिसाब से बना रहा है, अपने हिसाब से जो फॉलो कर रहा था। अमेरिका में तो शायद दूसरा रूल फॉलो होता है। इससे क्या प्रॉब्लम होता है, हिमालय कंपनी अपने इंडिया के प्लांट के अकाउंट को अमेरिका के अकाउंट के साथ कंपेयर नहीं कर पाएगी। इसी तरह जो प्रोडक्ट्स ये कंपनी बना रही है, सिमिलर प्रोडक्ट्स ही जो दूसरे कंपनीज बनाते हैं, उन कंपनीज में भी वो कंपेयर नहीं कर सकती है। मतलब तो यहाँ पे हमारा नीड क्या आता है, यहाँ पे नीड ये होता है कि जो फॉर्मेट है उसको यूनिफॉर्म किया जाए, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पब्लिक है, जो गवर्नमेंट्स है, उनको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन समझने में इजी हो, वो इजीली कंपेयर कर सके। एक तो कंपनीज भी कंपेयर कर सके अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जनरल पब्लिक भी अलग अलग कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर कर सके। एंड thus accounting standards ensures consistency, comparability, adequacy and reliability of financial reporting. अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सारा चीज बनाया जाए, तो वो कंसिस्टेंट फॉर्म में रहेगा, उसका कंपैरिजन इजी होता है, भरोसामंद रहता है वो। इन शॉर्ट हम लोग ये बोल सकते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर rules and procedure relating to recognition, measurement, treatment,
presentation and disclosure of accounting transactions and event in financial statement। जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स है, इवेंट्स है, उनको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, मेजरमेंट करना है, उनका कैसे ट्रीटमेंट करना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उन सारी चीज़ों को किस तरह से डिस्क्लोज करते हैं, ये सारे रूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा। एंड ये रूल्स कौन प्रोवाइड करता है, कौन इशू करता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस है जो ये रूल को प्रोवाइड कर। कोहलर क्या बोल रहे हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कोड ऑफ कंडक्ट imposed by customs, law and professional bodies for the benefit of public accountant and accountants generally। कोलर भी यही बता रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक कोड ऑफ कंडक्ट है, नॉर्म्स है, जो कि कस्टम्स, लॉ या प्रोफेशनल बॉडीज द्वारा इशू किया जाता है, जो अकाउंटेंट को हेल्प करता है प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो होप सो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मीनिंग समझ आ गया है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखिए, हम लोग जब किसी भी चीज के मीनिंग को अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी उसके जो क्या नीड्स है, एडवांटेज, लिमिटेशन, ये हम लोग इजीली समझ पाते हैं और अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। इसमें हम लोग को ज़्यादा एफर्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। कोई भी चीज़ को जानने के लिए आप उसके मीनिंग को डिटेल्स में जानिए, इसलिए मैं ज़्यादा मीनिंग पे फोकस करती हूँ। नीड में पहला पॉइंट बताया जा रहा है टू हेल्प अकाउंटेंट्स to follow uniform procedure and practices। Accounting standard all over the world यूनिफॉर्म रूल फॉलो करने को प्रमोट करता है, उसे हेल्प करता है। नेक्स्ट इज टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन में, प्रिपरेशन में सेम रूल फॉलो हो तो इजीली हर किसी को अंडरस्टैंडेबल होगा। टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल कंपैरिजन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर एंटिटीज। जैसा मैंने बताया हिमालय कंपनी का एग्जांपल देके एक प्लांट का परफॉर्मेंस दूसरे प्लांट से कंपेयर कर सके। जो हिमालय कंपनी जिस कैटेगरी में आती है उसी कैटेगरी के दूसरे कंपनीज जो हैं उनके साथ अपना परफॉर्मेंस वो कंपेयर कर सकती है। ये सारा पॉसिबल तभी होता है जब दोनों कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रॉपरली फॉलो करके अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। फोर्थ पॉइंट इज टू रिमूव एम्बिग्यूटी एंड एनहांस रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी एम्बिग्यूटी है, जो भी चीज़ें क्लियर नहीं है, वो सारी चीज़ों को रिमूव करने में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करता है। और किसी भी चीज़ को एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज वे में अगर बनाया जाए तो वो डेफिनेटली रिलायबल होता ही है। जैसे हमारे फूड प्रोडक्ट के लिए FSSAI स्टैंडर्ड फॉलो होता है। अगर इस स्टैंडर्ड के फॉलो करके हमारा फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाए तो डेफिनेटली हम लोग उसको रिलायबल मानते हैं। उसी तरह जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाया जाता है तो उसे हम लोग रिलायबल मानते हैं। फिफ्थ इज टू प्रिवेंट फाइनेंशियल स्कैंडल्स एंड बिजनेस फेलियर। सोचो अगर पुलिस ना हो तो क्या होगा? हमारे सोसाइटी में क्राइम रेट बहुत बढ़ जाएगा, सब अपने हिसाब से जो मन वही करते रहेगा। इसी तरह अगर अकाउंट्स में रेगुलेटरी बॉडी ना रहा तो सारे कंपनीज भी अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए सारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को मैनिपुलेट करते रहेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि उन्हें ज़्यादा बेनिफिट हो। तो ये सारे स्कैंडल्स को प्रिवेंट करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फॉर्मेशन हुआ। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको गाइड करता है कि आपको किस हिसाब से सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करना है, किस हिसाब से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज करना है। इससे क्या होगा कि आप अपना कंपनीज को अच्छे तरह से रन कर सकेंगे और बिजनेस फेलियर के चांसेस को भी आप रिड्यूस कर सकेंगे। सिक्स्थ इज टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट इफेक्टिवली। जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है उनको भी मीट करने में ये हेल्प करता है। एंड लास्ट पॉइंट इज टू मीट ग्लोबल रिक्वायरमेंट एंड इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जैसा मैंने एकदम इनिशियली कहा था कि ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से
सारे चीज़ों को एक यूनिफॉर्म वे में लाना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए जैसे जैसे कंपनीज ग्लोबल होते गए, इंटरनेशनल होते गए, वैसे वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नीड अराइज होता है। ओके, अगर आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन सारे चीज़ों को अच्छे से समझ आए। और नेक्स्ट पॉइंट इज यूटिलिटी और बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एडवांटेजेस के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ें ही रिपीटेड है। First point is it provide norms on the basis of which financial statement should be prepared, already discussed. ये norms provide करती है, rules provide करती है जिसके basis में financial statement को prepare किया जाता है. It brings uniformity in the preparation and presentation of financial statement by eliminating variation in accounting practices. डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जो इतने सालों से डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही थी, उन सारे प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करके रिमूव करके एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस प्रोवाइड किया ताकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर वे में प्रिपेयर करें. It helps accountant to follow uniform practice and thus enables auditor in auditing the accounts. So now, when the process of preparing financial statement is uniform all over the world, then it becomes easier for the auditor to audit the financial statements. Okay. Next point is it makes financial statement more meaningful and comparable. डेफिनेटली आप जब किसी चीज को प्रॉपर वे में प्रिपेयर करेंगे, सिस्टमेटिक वे में उसको प्रिपेयर करेंगे तो वो मीनिंगफुल भी रहेगा और उसका कंपैरिजन भी इजी होगा. फिफ्थ इज accounting standard may call for disclosure of certain information which may not be required by law but they can be useful to accounting information users. इसमें बताया जा रहा है कि हो सकता है किसी कंट्री के लॉ में ये बताया जा रहा है कि आपको इतना ज़्यादा डिटेल्स में बैलेंस शीट को डिस्क्लोज करने का ज़रूरत नहीं है. आप सिंपली दिखा दीजिए लाइबिलिटी आपका 1 करोड़ का है, लेकिन इसका बाइफर्केशन आपने नहीं किया. जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स है उनके लिए क्या सिर्फ ये इंफॉर्मेशन बेनिफिशियल होगा? वो और भी जानना चाह सकते हैं कि इस लाइबिलिटी में कंपनी का अपना कैपिटल कितना है, उसने लोन कितना लिया हुआ है, या फिर इसमें करंट लाइबिलिटी कितनी है और फिक्स्ड लाइबिलिटी कितनी है, इसका इक्विटी कैपिटल कितना है, इसका डिबेंचर कितना है. ये सारे चीज़ें वो जानने के लिए उत्सुक रहेगा. ये सारे इंफॉर्मेशन से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स को आगे के डिसीजंस लेने में हेल्प होता है. सो इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि भले ही आपको लॉ बोले कि आप सिर्फ लाइबिलिटी को या फिर एसेट को बिना बाइफरकेट किए सिंपली दिखा दो कितना का वैल्यूएशन है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको सारा डिटेल्स डिस्क्लोज करना जरूरी है ताकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स को वो बेनिफिशियल हो. लास्ट पॉइंट इज accounting information based on accounting standards are considered reliable and thus it create confidence among accounting information users. जहाँ पे रिलायबिलिटी रहेगी वहीं पे कॉन्फिडेंस भी रहेगा. जिस प्रोडक्ट को आप लोग मानेंगे कि हाँ वो प्रोडक्ट प्योर है, अगर आप लोग अभी रामदेव बाबा का सरसों तेल ही मान लेते हैं कि हाँ वो प्योर है, तो आपको उसके प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस रहेगा कि रामदेव बाबा का प्रोडक्ट एकदम बढ़िया है. ठीक है, तो उसी तरह जहाँ पे रिलायबिलिटी है वहाँ पे कॉन्फिडेंस भी है. फाइन. आई होप आपको ये यूटिलिटी बोलिए या बेनिफिट या एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये समझ आ गया है. नाउ आवर लास्ट स्लाइड इज लिमिटेशंस. जैसे कि हर चीज़ एकदम परफेक्ट तो नहीं होता है, लोग तो भगवान में भी खोट निकाल देते हैं, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे बिना किसी लिमिटेशंस के रहे. चलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिमिटेशंस को भी पढ़ लेते हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बिजनेस इन्वायरमेंट और
कंट्री के लॉ को माइंड में रख के प्रिपेयर किया जाता है। जिस तरह का बिजनेस इन्वायरमेंट है, कंट्री का लॉ जिस तरह का है, उस पे डिपेंड करता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। So, the guideline will be changed as the business environment and laws changes. जैसे जैसे बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता रहेगा, लॉ चेंज होते रहेंगे, वैसे वैसे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी उस हिसाब से एडजस्ट होते रहेगा ना। इसमें कोई फिक्स चीज नहीं है कि आप 10 साल पहले जो लॉ फॉलो कर रहे थे, सेम लॉ आपके नेक्स्ट 10 years भी फॉलो हो। आपके बुक्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लिस्ट दिया रहेगा। अब क्या होता है, जैसे जैसे हमारे बिजनेस का एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट चेंज होता गया, वैसे वैसे बहुत सारे रूल्स एलिमिनेट हुए हैं, बहुत सारे रूल्स नया से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंजेस होते रहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन दोनों चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, तो हमारे जो कंट्री का लॉ है वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे भारी पड़ेगा। लॉ के ऊपर कुछ नहीं, कानून के ऊपर कुछ नहीं। भले ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको कुछ और बता रहा है, लेकिन उस कंट्री का जो लॉ है आपको उसे फॉलो करना है। थर्ड इज, इट प्रोवाइड choices among alternative accounting practices but becomes difficult to apply। यहाँ आपको बताया जा रहा है, कोई भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत सारे चॉइसेस रहेंगे। हम लोग सपोज एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, डेप्रिशिएशन का। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड है। फिलहाल मैं दो मेथड का ही एक्सप्लेन करती हूँ। एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है और नेक्स्ट होता है रिटन डाउन मेथड। कंपनी जब स्टार्ट होता है तब आप ऑलमोस्ट पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से मेथड फॉलो करने हैं किस किस चीज़ के लिए। आप असेट में डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए सोचिए रिटर्न डाउन मेथड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। कुछ सालों तक ये मेथड फॉलो करने के बाद अब आपको लग रहा है कि नहीं, अभी हमें ये स्ट्रेट लाइन मेथड में स्विच करना चाहिए, क्योंकि ये आपके बिजनेस के लिए ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो आपने स्विच कर लिया, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से आपने जब ये स्विच किया है मेथड में, वो चीज़ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपरली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और इस स्विच के वजह से अगर आपके बिजनेस में कोई इम्पैक्ट आता है, प्रॉफिट में कोई इम्पैक्ट आता है, तो उसे आपको मेंशन करना ज़रूरी है। या फिर अभी आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे, फ्यूचर में कोई इम्पैक्ट आ सकता है, उसे भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे कैलकुलेशंस को इन्वॉल्व करते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को इनवाइट करते हैं। इसीलिए इसमें बताया जा रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको चॉइसेस तो देते हैं, लेकिन उनको अप्लाई करना भी डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इज, these accounting standards are man made। डेफिनेटली ये कोई दैववाणी नहीं है, इंसानों ने ही प्रिपेयर किया है। सो दिस डू नॉट पास वेरिफिकेशन टेस्ट ऑलवेज। तो आप किसी भी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्राइम स्टैंडर्ड नहीं मान सकते हैं। दे आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हमने अकाउंटिंग अजम्पशंस एंड प्रिंसिपल पे ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इसमें क्या बताया गया था, याद है आप लोगों को? कमेंट कीजिए नीचे, हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या बताया गया था। जब आप असेट परचेज करते हैं, उस असेट को परचेज करने टाइम उसका जो परचेजिंग वैल्यू रहा है, उस वैल्यू को ही कंसिडर करके आपको सारा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ईयर आफ्टर ईयर करते रहना है। इस परचेजिंग वैल्यू को या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को ही हिस्टोरिकल कॉस्ट कहा गया था। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हिस्टोरिकल कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है। जो भी आपके मार्केट वैल्यू है, उन एसेट का प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। इस हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही जो डिप्रिसिएशन है उसे चार्ज किया जाता है। ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, जो हमने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स पढ़े हुए हैं, अजम्पशंस पढ़े हुए हैं, उनको ही
और छोटे छोटे टुकड़ों में और भी एलाबोरेट वे में एक्सप्लेन किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कि कौन कौन से कंपनीज में कौन कौन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होगा, कौन कौन से कंपनीज में कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं होगा, किस तरह से सारी चीज़ों को ट्रीटमेंट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें ही बताया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो इसलिए ये जो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है ये वहीं से अकाउंटिंग प्रिंसिपल से ही आता है यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। सिक्स लिमिटेशन इज दे आर रिजिड इन नेचर, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिजिड है। जैसा जैसा अकाउंटिंग के रूल्स बनाए गए हैं अकाउंटेंट को उसी रूल्स को फॉलो करना है। अगर उसे लगता है कि कोई दूसरा मेथड और ज़्यादा सुटेबल है वो उसे फॉलो नहीं कर सकता है। Seventh is they obstruct the judgment of auditor as the standards are mandatory। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो तो मैंडेटरी है, सबको फॉलो करना है, तो ये किसी भी ऑडिटर के जजमेंट को भी अगर वो अपने हिसाब से जजमेंट लेना चाहे, कुछ डिसीजन लेना चाहे, उसको भी ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है, बाधा देता है। जैसा हमने पढ़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिजिड है इसीलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है। ओके, घुमा फिरा के इसके एडवांटेज हो, नीड्स हो या लिमिटेशंस हो, एक ही बात बताया गया है। तो अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग जान लेते हैं आप अपने हिसाब से इनके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, नीड ये सब में फेरबदल कर सकते। जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया है आप उन चीज़ों को याद रखिए और फिर आप उसे अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो टॉपिक है ये बहुत ही इजी थ्योरेटिकल पार्ट है और आशा करती हूँ आपको मैंने जो पढ़ाया वो आपको इजीली समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है, लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।